प्रिय छात्रों, हम लोग आज इस लेसन में पढ़ेंगे आ धरती कितना देती है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। हम लोग देखेंगे कि इस कविता में किस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन की एक छोटी सी घटना को याद की है। जब वे छोटे थे तो उन्होंने जमीन में पैसे के सिक्के बो दिए थे। कहने का मतलब यह है कि बच्चों के मन में तरह तरह की भावनाएं आती रहती हैं। बच्चे समझते हैं कि जिस तरह से बीज बो देने पर पौधे निकलते हैं, फिर उन पौधों में बहुत सारे फल लगते हैं। तो कवि का यहाँ मानना है, हालांकि यह मत मान लीजिएगा कि उन्होंने सचमुच में पैसे बो दिए थे, लेकिन उन्होंने एक काल्पनिक इमेजिनरी घटना को साकार रूप देने की कोशिश की है। तो साकार रूप देने की कोशिश की है, उसके माध्यम से हम लोगों को बताने की कोशिश की है कि यदि हम इस संसार में, इस दुनिया में यदि स्वार्थ का बीज बोएंगे तो वह बीज कभी भी उगेगा नहीं, पौधा नहीं बनेगा। इसलिए हमें भाईचारा, बंधुत्व और देश प्रेम के बीज बोने चाहिए, तो वह फलेगा फूलेगा। और जब हम स्वार्थ के बीज बोएंगे, स्वार्थ का मतलब होता है कि जो कुछ भी हो वह अपने फायदे के लिए हो, दूसरे के फायदे के लिए कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं स्वार्थ। तो उन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जब हम अपने मन में, अपने आप में स्वार्थ रख करके कुछ भी काम करते हैं तो वह काम फलीभूत नहीं होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो आइए अब कविता को पंक्तिबद्ध लेकर आगे बढ़ते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। पहले इतना ही को देखेंगे। कवि अपने बचपन की एक छोटी सी घटना को याद करके यह बताते हैं कि उन्होंने छुटपन में मतलब बचपन में पैसे के बीज बो दिए और सोचा था, उस समय उन्होंने सोचा था कि पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे और जिस तरह के वे पैसे हैं उसी तरह के पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। कहने का मतलब कि उन पेड़ों में रुपए फलेंगे, उन पेड़ों में रुपए फलेंगे और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। फूल फल कर मतलब विकसित होकर, फूल फल कर, फूलना फलना एक मुहावरा है, इसका अर्थ मैं लिख देता हूँ। फूलना फलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है विकास करना, एक मुहावरा है। इससे वाक्य बना सकते हैं हम लोग कि आजकल अमुक, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिएगा, राम श्याम मोहन जो भी हो, आजकल राम खूब फूल फल रहा है, आजकल श्याम खूब फूल फल रहा है। कहने का मतलब कि काफी विकास कर रहा है। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा,
बंजर धरती बोलते हैं उस धरती को जिस धरती में कुछ न उगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनफर्टाइल लैंड। अनफर्टाइल लैंड। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मैं इंग्लिश लिखता हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक की संभावना रहती है, क्योंकि मुझे इंग्लिश शब्द का उतना ज्ञान नहीं रहता है, सुन करके सीखा हूँ। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई इंग्लिश स्पेलिंग में किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा। अंकुर बोलते हैं जब बीज तुरंत बीज के अंदर से जब नन्हा सा पौधा निकलना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं अंकुर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि क्योंकि हमने तो स्वार्थ के बीज बोए थे, इसलिए उस धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटा। बंध्या मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला। बंध्या मिट्टी का मतलब भी वही है, अनफर्टाइल लैंड। बंध्या मिट्टी का यही मतलब है जो यहाँ इसका मतलब है। तो उसमें से एक भी पैसा नहीं निकला, अर्थात कोई भी पौधा नहीं निकला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब भूल हो गए। सपने मिट गए कहने का मतलब कि जो सोचा था, मन में जो अरमान था, वह पूरा नहीं हो सका, सब धूल हो गए। यहाँ धूल हो जाना एक मुहावरा है, तो इसका मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। सब कुछ नष्ट हो जाना। सब कुछ नष्ट हो जाना। मैं हताश हो बाट जोहता रहा। हताश होना मतलब निराश होना। तो कवि निराश हो गए, क्योंकि आपने देखा, ऊपर से मैं एक बार फिर कह देता हूँ, बचपन में उन्होंने पैसे के बीज बोए, सोचा था कि इन पैसों से पेड़ उगेंगे, उन पेड़ों में रुपए फलेंगे और लेखक फल फूल कर अर्थात विकसित होकर उन पैसों से धनी होकर मोटा सेठ बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। लेकिन उस धरती से एक भी पौधा नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ के बीज, पैसे रूपी स्वार्थ के बीज बोए थे। बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, अर्थात मन में जितनी सारी बातें सोच रखी थी, जितने सारे अरमान थे, जितनी सारी इच्छाएं थी, सबकी सब नष्ट हो गई। मैं हताश हो मतलब निराश हो, बाट जोहता रहा। यह भी एक मुहावरा है, बाट जोहना। बाट जोहना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। बाल कल्पना के पलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, कृष्णा को सींचा था। कहा कि बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, कहने का मतलब कि जिस प्रकार से बच्चों के मन में जो कल्पनाएं होती हैं, जो इच्छा होती हैं, उसके अपलक का मतलब होता है कंटिन्यूअसली किसी चीज को गौर से देखना। जब हम कंटिन्यूअसली किसी चीज को गौर से देखते हैं तो उसको बोलते हैं अपलक देखना। और पावड़े बिछाकर मतलब होता है स्वागत के लिए तैयारी करना, स्वागत की तैयारी करना। तो खास में ये अपलक का मतलब होता है निर्निमेष, लेकिन निर्निमेष आप लोगों के लिए भारी मीनिंग हो जाएगा, इसलिए यह समझिए कि कंटिन्यूअसली गौर से किसी चीज को देखना। और पावड़े बिछाकर का मतलब है स्वागत की तैयारी करना।
तो यहाँ मैं पहले ये बता देता हूँ, ये पावड़े बिछाने का मतलब मैं अबोध था। अबोध मतलब अज्ञानी था, मैंने गलत बीज बोए थे। आप सभी जानते हैं, पहले ही मैंने बताया कि स्वार्थ के बीज जब बोएंगे तो उसके पौधे नहीं निकलेंगे, वह फलीभूत नहीं होगा। ममता का रोपा था, तृष्णा को ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ममता मतलब मोह माया का रोपा था उन्होंने, मोह माया का प्लांटेशन किया था। और तृष्णा, तृष्णा बोलते हैं, इसको लिख देता हूँ। तृष्णा का मतलब होता है कभी न समाप्त होने वाली इच्छा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वह इच्छा जो कभी तृप्त न हो, वह इच्छा जो कभी तृप्त न हो। वह इच्छा जो कभी तृप्त न हो, यहाँ जगह कम पड़ गई, कर जोड़ है। वह इच्छा जो कभी तृप्त न हो। तो उन्होंने क्या किया था, ममता के बीज रोपे थे और तृष्णा के बीज रोपे थे। तो ममता और तृष्णा के बीज रोपे थे, इसलिए उसमें कोई पौधा नहीं उगा। और जब पौधा ही नहीं उगा तो उसमें फल नहीं नहीं होंगे। और फल नहीं होंगे तो फिर उनकी जो इच्छा थी कि फूल फल करके मोटा सेठ बन जाऊंगा, तो वह उनकी इच्छा अधूरी रह गई। और देखिए आगे, आगे क्या कहता है, अर्धसती। अर्धसती बोलते हैं ये 50 का जो ड्यूरेशन होता है उसको अर्धसती बोलते हैं। इसको बोलेंगे 50 साल की अवधि। 50 साल का समय बीत गया, अर्धसती बीत गई। अर्धसती हहराती मतलब इसी तरह से जल्दी जल्दी निकल गई। तब से कितने ही मधु पतझड़ बीत गए, कितने बसंत ऋतु आए, पतझड़ ऋतु आए, सब बीत गए। ग्रीष्म तपे, गर्मी ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु बीत गई, सर्दे मुस्कुराई, शरद ऋतु भी आई और चली गई। सी सी कर, हेमंत कपे, ये ऑटम, ऑटम को बोलते हैं हेमंत। सी सी कर मतलब ठंडी ठंडी हवा बह करके हेमंत ऋतु भी निकल गई। तरु झरे, पतझड़ आ गया, जिस ऋतु में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। खिले वन, फिर उनमें नए पत्ते लग गए। कुल मिलाकर यह है कि 50 साल का समय बीत गया। तब से मतलब जब से उन्होंने पैसे जमीन में बोए थे, तब से अब तक 50 साल का समय बीत गया। बसंत ऋतु आई, पतझड़ ऋतु आई, गर्मी आई, वर्षा आई, शरद ऋतु आई, हेमंत ऋतु आई। पेड़ के पत्ते झड़ गए, फिर उनमें नए पत्ते लगे। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की
गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। इतना पहले देख लेते हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया कि ये सारी ऋतुएं बीत गई, पेड़ों के पत्ते झड़ गए, फिर उन पेड़ों में नए नए पत्ते लग गए, वर्षा हुई, वर्षा ऋतु आई, वे भी समाप्त, लेकिन पैसे के पौधे नहीं उगे। तो फिर उन्होंने जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, तो फिर धरती पर क्या हुए, उदी इच्छा लिए हुए, गाढ़ी उदी लालसा लिए हुए, इच्छा लिए हुए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। तो फिर वर्षा ऋतु आई और फिर वर्षा हुई, धरती पर वर्षा हुई फिर से। तब उन्होंने क्या किया कि कौतूहलवश, क्यूरियसली, कौतूहलवश का मतलब होता है क्यूरियसली, इच्छा पूर्वक कहिए, जिज्ञासावश, आंगन के कोने की गीली मिट्टी को उंगली से ऐसे ही हटा दिया और हटा करके उसमें क्या किए, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, सेम के बीज बो दिए। भू के अंचल में मणि मानिक बांध दिए हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि उन्होंने भू के अंचल में अर्थात धरती की आंचल में मणि मानिक, मणि मानिक बोलते हैं रत्न को, है ना, तो उन्होंने मणि मानिक बांध दिए हो धरती के अंचल में। इस तरह से उनके मन में भावना जागी। और फिर यह एक छोटी सी तो घटना थी कि घर के आंगन में किसी कोने में मिट्टी हटाकर और उसमें सेम सेम के कुछ बीज दबा दिए थे। ये तो छोटी सी घटना थी, इसको वह भूल जाते हैं। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। अब ये बात क्या थी, अरे कहीं मिट्टी में सेम का एक बीज दबा दिए तो ये कौन बड़ी घटना थी कि जिसको याद रखा जाए। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। तो ऐसे ही शाम को एक दिन आंगन में टहल रहे थे, तो उन्होंने कुछ देखा, और देखा तो हर्ष विमूढ़ हो उठा, खुशी के मारे विमूढ़ हो गए, क्या कहें, क्या करें क्या न करें, ऐसा हो गया, विस्मय से आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित हो गए क्या देख करके, वही जो सेम के बीज आंगन के कोने में मिट्टी के नीचे दबा दिए थे, वही अंकुरित होकर के फूट करके एक पौधा होने के लिए, एक लता बनने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले की घटना में हम लोगों ने क्या देखा, उन्होंने क्या बोए थे, पैसे बो दिए थे, और 50 साल बीत गया, कितनी ऋतुएं आई, कितने सीजन्स बीत गए, सर्दी गर्मी बरसात सब बीत गए, लेकिन कोई पौधा नहीं उगा था। लेकिन ऐसे ही एक दिन वर्षा हुई थी और आंगन के कोने में उंगली से मिट्टी हटा करके सेम का एक बीज दबा दिया था, और फिर भूल भी गया। लेकिन एक दिन शाम को जब टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। नवागत बोलते हैं नया आया हुआ को। अब यहाँ ये जो नवागत जो कहा जा रहा है, इसको बोलते हैं नया नया आया हुआ। तो ये नया नया क्या आ गया था, सेम का पौधा, छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि ये जब निकलते हैं तो पत्ता शुरू में नहीं निकलता है, उनके बीज पहले दो भाग में फट जाते हैं और उस बीज से छतरी नुमा छाता के आकार के पत्ते निकलते हैं। तो उन्होंने देखा कि छाता ताने हुए
ये छोटे छोटे पौधे खड़े हो रहे हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि आप छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए कहिए, छाता कहिए या ये कहिए विजय पताका कहिए। विजय पताका कहने का मतलब है कि उसको तो धरती में दबा दिया गया था, और जिसको धरती में दबा दिया जाता है उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, लेकिन वह धरती को फाड़ करके ऊपर निकल गए। तो ये कहिए कि वे अपनी जीत का झंडा फहरा रहे हैं। या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, या कहिए कि वे नन्ही प्यारी प्यारी लताएं अपनी दोनों हथेलियों को हाथ को खोले हुए हैं। खैर जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे, वे हरे भरे थे और उल्लास से भरे थे। कहने का मतलब कि काफी खुश थे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। ऐसा लगता था कि वे सब उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं कि वे जिस प्रकार से चिड़िया के बच्चे अपने पंखों का प्रयोग कर, अपने डैनों का प्रयोग कर उड़ने के लिए व्याकुल रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार से वे पौधे भी ऊपर उड़ने के लिए तैयार है, ऐसा कवि की कल्पना है। तो कैसे? तो डिम्ब तोड़कर, डिम्ब तोड़कर का मतलब होता है अंडा को तोड़कर, है ना। डिम्ब मतलब होता है अंडा, अंडे को तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, बच्चों से मतलब बच्चों की तरह, बच्चों की तरह उड़ने के लिए तैयार हैं। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। निर्निमेष मतलब लगातार, अभी मैंने कहा ना कंटिन्यूअसली किसी चीज को देखना, यही है ये निर्निमेष, है ना। तो क्षण भर मैं उनको देखता रहा, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। तब उनको याद आया कि ये कहाँ से निकला, ये क्या है। तब उनको याद आया कि अच्छा मैंने यहीं पर तो सेम के कुछ बीज रोप दिए थे, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। कह रहे हैं कि यह पलटन मतलब है, ये खास में पलटन तो बोलते हैं सेना की टुकड़ी को, लेकिन यहाँ इन्हीं की टुकड़ी है। पलटन का मतलब, अब ये लीजिए, ये क्या हो गया, लिख ही नहीं रहा, खैर बोल देता हूँ। तो और बौने का मतलब होता है नन्हा, छोटा छोटा। तो और उन्हीं से बौने पौधे की यह पलटन मतलब सेना मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी है गर्व से, अर्थात कवि की आंखों के सामने वह गर्व से खड़ी है। उन पौधों की सेना, किन पौधों की सेना? जो उन्होंने सेम के बीज रोपे थे। नन्हे नाटे पर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। तो नन्हे नाटे पर पटक पटक बढ़ती जाती है, कहने का मतलब कि वे छोटे छोटे जो पौधे हैं वे अब विकसित हो रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और तब से उनको देखता रहा धीरे धीरे। तो क्रमशः डे बाय डे ग्रेजुअली कभी उन पौधों को देखते रहे, और देखते देखते क्या हुआ, अनगिनती पत्तों से लद, उन पौधों में अनगिनत पत्ते लग गए, भर गई झाड़ियां। और वह एक झाड़ियां मतलब यहाँ झाड़ी का मतलब होता है बूश, लेकिन यहाँ ये क्रीपर है। तो ये पत्तों से लद करके और झाड़ियां बन गई, क्रीपर बन गए, लताएं बन गए और आगे बढ़ने लगे। हरे भरे टंग गए कई मखमले चंदोबे। हरे भरे कहने का मतलब ये है कि जब ये पौधे सेम के
पौधे झाड़ियों पर चढ़ गए तो ये चंदोबे जैसे हो गए। चंदोबा बोलते हैं शामियाना को, है ना। तो चंदोबे की तरह ये तन गए। बेले फैल गई बलखा। बलखा बलखाना बोलते हैं मतलब मचल मचल करके हिल हिल करके चलने को। तो बेले बन गई, बेले मतलब क्रीपर्स फैल गई, बलखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी होकर के आंगन में लहराने लगी। और सहारा लेकर बड़े बाड़े की टट्टी का, कहने का मतलब कि क्रीपर्स को ऊपर चढ़ने के लिए हम जो कुछ झाड़ी वगैरह लगा देते हैं, कुछ उसको सहारा के लिए लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं बाड़े की ये टट्टी। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, कहने का मतलब यह झरना मतलब स्प्रिंग होता है, लेकिन यहाँ स्प्रिंग से उन्होंने उपमा दी है। जिस तरह से झरने ऊपर से नीचे झरते हैं और उनकी लड़ी नहीं टूटती है, उसी प्रकार से ये सेम के जो छोटे छोटे पौधे हैं ये लता बन करके और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। तो ये सरप्राइज हो गए कि हाँ इस प्रकार से वंश बढ़ता है। कहने का मतलब से 1 से 2, 2 से 4 से 8 से 16, 32, 64, 128 इस तरह से बढ़ता है। तो कहने का मतलब कि जब हम स्वार्थ के बीज बोएंगे तो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहेगा, लेकिन भाईचारा का बीज बोएंगे तो क्या होगा कि एक से दूसरे का भाईचारा होगा, दूसरे से वो दोनों फिर 2 से भाईचारा करेंगे, चार चारों फिर 4 से भाईचारा करेंगे तो 16 हो जाएंगे, फिर उनसे भाईचारा करेंगे तो फिर उसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए और निकलता चला जाएगा। छोटे तारों से छितरे, छितरे मतलब फैले, जिस तरह से छोटे तारे फैले हुए होते हैं उस तरह से फैले हुए फूलों के छींटे। छींटे तो होता है बूंदे, ड्रॉपलेट्स। तो ये तारों की तरह छोटे छोटे फूलों के छींटे, कहने का मतलब कि अब उन लताओं में फूल भी निकल आए जो तारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। आगे देखेंगे। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। यहाँ देखिए, झागों से लिपटे गहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। अब ये जो फूल जो उन लताओं में आ गए हैं, लतरों मतलब लताएं, मिल लड़ी श्यामल, श्यामल मतलब हल्का श्यामल। तो आप देखेंगे सेम का जो फूल होता है वो हल्का बैगनी होता है। तो जिस तरह से ऊपर हम लोग झरना से उपमा दिए थे, तो झरने जब नीचे गिरते हैं तो उसमें से झाग उठते हैं, तो उसी प्रकार से इसको झरना से उपमा दी गई है। इसलिए यहाँ सेम के जो फूल हैं वह झागों की तरह उन लताओं पर, उन लताओं पर सुंदर लग रहे थे। कैसे? तो मावस, मावस मतलब अमावस्या, अमावस्या मीन्स नो, नो मून। जिस दिन नो मून होता है, जिस रात्रि को चांद बिल्कुल नहीं निकलता है, उसको मावस कहते हैं। तो मावस के हंसमुख नभ से, तो उस दिन आकाश में सिर्फ तारे ही तारे दिखाई देते हैं। और उन जिस दिन नो मून होता है, जिस दिन चांद नहीं निकलता है, उस दिन आकाश में जो तारे होते हैं उनकी रोशनी ज़्यादा ही चटकीली और चमकीली होती हैं। तो उस तरह से उस हरे हरे पत्ते हैं, उन लताओं में हरे हरे पत्ते हैं, उस पर ये श्यामल रंग के, हल्का बैंगनी रंग के फूल लगे हुए हैं। ये सब सुंदर दिख रहे हैं। कैसे सुंदर दिख रहे हैं? तो जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि में
आकाश, नभ मतलब आकाश, आकाश दिखाई देता है, उस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आगे देखेंगे, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, वह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। चोटी के मोती से, जिस प्रकार से महिलाओं की चोटी में मोती लगे हुए थे उस तरह से, और साड़ी के आंचल में जो बूटे लगे हुए होते हैं उन बूटों की तरह उनमें कितनी फलियां आ गई। जिस तरह से चोटी में मोती और आंचल में बूटे होते हैं उस तरह से उन लताओं में बहुत सारे फल आ गए। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां कहने का मतलब कि बहुत सारे उसमें फल आए। यह धरती कितना देती है। तब इनको एहसास हुआ कि यह धरती कितना देती है। एक बीज धरती में लगाया था और धरती को मैंने एक बीज दिया तो उस बीज के बदले में धरती ने हमें कितना फल दिया। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि कहते हैं कि धरती माँ अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। उस समय कवि को इसका महत्व समझ में नहीं आया कि यदि हम स्वार्थवश धरती को कुछ देंगे तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। आप यदि स्वार्थवश किसी को कुछ देते हैं तो वह समझ जाता है कि इस आदमी को अपना इंटरेस्ट है, इसलिए वह आपको उसके बदले में कुछ नहीं देता है। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ देते हैं तो नेचुरली वह आपको उसके बदले में देगा। लेकिन स्वार्थवश आप कुछ देंगे तो वह समझ जाता है कि यह स्वार्थवश। तो वही कभी कहते हैं कि छी, मैं स्वार्थवश बचपन में पैसे बो दिया, मैं उसके महत्व को समझ नहीं पाया। यदि मैं उस दिन उसके महत्व को समझ पाया होता तो मुझे वो 50 साल का जो समय बीत गया था इंतजार करते करते पैसा बो करके कि इसमें से पौधे निकलेंगे और फिर उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे और मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, वह उन्होंने स्वार्थवश और लोभवश किया था। रत्न प्रसविनी है वसुधा, जो प्रसवनी मतलब पैदा करने वाली। यहाँ मेरा पेन अभी काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं अर्थ नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिख देता। रत्न मतलब जेम्स, सोना चांदी हीरा जवाहरात, और सौनी मतलब पैदा करने वाली यह धरती है। अब मैं समझ सका हूँ। अब कवि को समझ में आया कि यह धरती जो है वह रत्न पैदा करने वाली है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें हमें समता मतलब समाजवाद के बीज बोने हैं। अर्थात इस संसार में, इस दुनिया में हमें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, भाईचारा, बंधुत्व, समाजवाद का बीज बोना चाहिए। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता, एक एक आदमी की जो क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसके बीज बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। मनुष्य से मनुष्य के प्रति ममता होना चाहिए, मनुष्य से मनुष्य के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, मनुष्य से मनुष्य के प्रति भाईचारा होना चाहिए। इसका बीज बोना है जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। आगे देखेंगे, जिस तो जब हम ये भाईचारा बंधुत्व का बीज बोएंगे तो फिर धरती क्या करेगी, उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो कवि का कहना है कि हम जिस तरह का बोएंगे उसी तरह का पाएंगे। कहने का मतलब कि जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल पाएंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे और आम प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो हमें आम की प्राप्ति नहीं होगी। बबूल का पेड़ जब लगाएंगे तो बबूल ही हमें सिर्फ कांटे ही कांटे मिलेंगे। कहने का मतलब कि स्वार्थवश हम जो कुछ करेंगे तो हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि स्वार्थ का मतलब ही होता है सब कुछ अपने भला के लिए करना, दूसरों के भला के लिए कुछ
नहीं करना। तो कवि का यहाँ कहना है कि हम यदि संसार में भाईचारा, आपसी सद्भावना का बीज बोएंगे तो हमें उसके बदले में भाईचारा मिलेगा, सद्भावना मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। इस लेसन में इतना ही और यह कविता भी समाप्त होती है। धन्यवाद।